नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं गब्बर आरटीआई ऑनलाइन, जहां हम आपको सरकारी योजनाओं, पंचायत और आरटीआई से जुड़ी जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में देते हैं, ताकि आप अपने अधिकारों को अच्छे से समझ सकें। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही पावरफुल विषय पर बात करने वाले हैं। हमारा फोकस इस बात पर होगा कि एक पंचायत समिति अध्यक्ष, जिन्हें अक्सर ब्लॉक चेयरमैन या चेयरपर्सन कहा जाता है, आखिर उनकी असल जिम्मेदारी होती क्या है और कैसे कोई भी जागरूक नागरिक स्थानीय विकास फंड्स को बहुत ही आसानी से डिजिटल और कानूनी टूल्स का इस्तेमाल करके ट्रैक कर सकता है। इस पूरी चर्चा का एक सीधा सा रोड मैप रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे अध्यक्ष की भूमिका और उनकी शक्तियों से, फिर समझेंगे कि समिति को फंड्स कहां से मिलते हैं। इसके बाद बात करेंगे डिजिटल ट्रैकिंग पोर्टल्स की और आखिर में जानेंगे आरटीआई के जरिए जवाबदेही तय करने का पूरा प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इन सारी कानूनी बातों को हवा हवाई ना रखकर जमीन से जोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए हरियाणा के सिरसा जिले के औड़ा ब्लॉक को हम एक उदाहरण के तौर पर लेकर चलेंगे। मान लीजिए कोई औड़ा ब्लॉक का निवासी है, तो भाई वो कैसे जानेगा कि उनका पंचायत समिति चेयरमैन आखिर क्या काम कर रहा है? आज हम यही डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं और ये साफ करते हैं कि पंचायत अध्यक्ष या चेयरपर्सन आखिर होता कौन है। गांव का सरपंच तो आप सब जानते ही हैं, है ना? लेकिन ब्लॉक स्तर पर एक पंचायत समिति होती है। पंचायत कानून की धारा 57 और 58 के तहत इस समिति में अलग अलग गांव और वार्डों से सीधे चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। अब यही सदस्य अपने बीच से एक अध्यक्ष चुनते हैं, जिसे हम पंचायत समिति चेयरपर्सन या ब्लॉक चेयरमैन कहते हैं। जैसे औढ़ा ब्लॉक में ये चेयरपर्सन पूरे ब्लॉक के हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाग 2। अब आगे बढ़ते हुए ये समझना बहुत जरूरी है कि इस चेयरपर्सन के पास आखिर पावर क्या क्या होती हैं। सच कहूं तो इनके पास काफी तगड़ी कार्यकारी शक्तियां होती हैं। कानून की धारा 61 और 75 के तहत औढ़ा में बीडीपीओ के कामकाज की निगरानी करने से लेकर गांवों में सड़कें, नालियां और पानी की सप्लाई जैसी बुनियादी परियोजनाओं की देखरेख करना इन्हीं का काम है। पंचायत समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना और गरीबी उन्मूलन या ग्रामीण आवास जैसी बड़ी योजनाओं को लागू करवाना, ये सब इनकी अहम जिम्मेदारियों में आता है। भाग 3। काम तो हमें समझ आ गए, लेकिन इन सब कामों को रफ्तार कौन देता है? पैसा। चलिए इस समिति फंड को समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चेयरमैन साहब अकेले अपनी मर्जी से पैसा खर्च कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। विकास का सारा काम समिति फंड से चलता है। धारा 98 बताती है कि इस फंड में पैसा कहां-कहां से आता है। इसमें स्थानीय टैक्स, पंचायत की संपत्तियों के किराए से होने वाली आय और राज्य या केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं जैसे मनरेगा का पैसा शामिल होता है। इस फंडिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे राज्य सरकार से आता है। छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर मुख्यमंत्री की मोहर के बाद राज्य और स्थानीय निकायों के बीच पैसा बांटने का एक बहुत ही स्पष्ट मॉडल तैयार किया गया है। इसको थोड़ा ऐसे समझिए, नियम के मुताबिक राज्य के अपने शुद्ध कर राजस्व का 7% हिस्सा इन निकायों के साथ साझा किया जाता है। अब उस 7% में से सीधा 55% हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं जैसे कि औढ़ा पंचायत समिति को जाता है। ये विकास कार्यों के लिए एक बहुत बड़ी रकम होती है। भाग 4। अब जब हमें फंडिंग का सिस्टम क्लियर है, तो बात करते हैं कि आप और हम इन पैसों को डिजिटली ट्रैक कैसे कर सकते हैं। देखिए, फंड्स को ट्रैक करने का तरीका अब पूरी तरह से बदल गया है। एक जमाना था जब ब्लॉक ऑफिस में फाइलों और लेजर पर धूल जमा करती थी, जहां गड़बड़ी होने के चांस बहुत ज्यादा होते थे। लेकिन अब डिजिटल युग में ई ग्राम स्वराज पोर्टल ने सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर दिया है। अब सारा हिसाब रियल टाइम होता है, विकास कार्यों की जियो टैग की गई तस्वीरें होती हैं और हर डिजिटल वाउचर आम जनता की पहुंच में होता है। और हाँ, हरियाणा सरकार का एक और बड़ा कमाल का पोर्टल है, ग्राम दर्शन पोर्टल। जिन लोगों के पास प्रमाणित परिवार पहचान पत्र है, वो सीधे इस पोर्टल पे जाकर अपने गांव के विकास से जुड़ी कोई भी मांग, सुझाव या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये सीधा आपके स्थानीय प्रतिनिधियों के डैशबोर्ड पर फ्लैश होता है। भाग 5। लेकिन क्या हो अगर इन ऑनलाइन पोर्टल्स पर आपको पूरी जानकारी न मिले? यहीं पर एंट्री होती है आरटीआई की। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट 2005 एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे कोई भी नागरिक सीधे सरकारी रिकॉर्ड्स, काम के एस्टिमेट्स, पास किए गए प्रस्तावों की कॉपी और पेमेंट वाउचर्स की प्रमाणित प्रतियां मांग सकता है। किसी भी गड़बड़ी को उजागर करने का ये सबसे सटीक तरीका है। मान लीजिए आपको औड़ा ब्लॉक के पंचायत समिति के खर्चों पर आरटीआई लगानी है, तो इसके कुछ बहुत ही सीधे और व्यवहारिक स्टेप्स हैं।
सबसे पहले बीडीपीओ ऑडा के पीआईओ को अपना आवेदन लिखें। आवेदन में गोलमोल बातें नहीं, सिर्फ विशिष्ट और तथ्यों पर आधारित सवाल पूछें, जैसे कि काम के बिल या वर्क ऑर्डर। फिर निर्धारित फीस के साथ इसे रजिस्टर्ड पोस्ट से या खुद जाकर जमा कर दें। आरटीआई एक्ट की धारा 6(1) के तहत एक मानक फॉर्म का इस्तेमाल करना बहुत सही रहता है। इससे आपका आवेदन पूरी तरह से दर्ज तथ्यों पर फोकस रहता है। ध्यान रहे, आरटीआई में कभी भी अपनी व्यक्तिगत राय या गुस्सा जाहिर नहीं करना है। सिर्फ उन दस्तावेजों की मांग करनी है जो सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इस पूरे स्थानीय सरकारी तंत्र से जवाब मांगने की और उन्हें जवाबदेह ठहराने की फीस है मात्र 10 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 10 रुपए देकर आप पूरी ट्रांसपेरेंसी की मांग कर सकते हैं। और कोई भी अधिकारी इस जानकारी को दबाकर नहीं बैठ सकता। कानूनन जन सूचना अधिकारी को पूरे 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो मांगे गए रिकॉर्ड उपलब्ध कराने ही होते हैं। अब अगर 30 दिन बीत गए और जवाब नहीं आया तो क्या करें? ऐसे में एक पूरी अपील प्रोसेस है। 30 दिन पूरे होते ही आप जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी यानी डीडीपीओ के पास प्रथम अपील कर सकते हैं। अगर वहां भी बात ना बने तो अंतिम कदम है राज्य सूचना आयोग। ये वो संस्था है जो जानकारी छिपाने वाले दोषी अधिकारियों की जेब से सीधा भारी जुर्माना वसूल सकती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि पंचायत अध्यक्ष कौन होता है, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और उनके फंड्स की जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल हो या फिर आरटीआई एक्ट का दमदार हथियार, पारदर्शी शासन की चाबी अब सीधे आपके हाथों में है। टूल्स तैयार हैं, लेकिन क्या हम और आप जागरूक नागरिक बनकर इनका इस्तेमाल करेंगे? अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल गब्बर आरटीआई ऑनलाइन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपके अधिकारों की सच्ची जानकारी लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली चर्चा में। धन्यवाद। जय हिंद।